अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम के साथ। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले आपको बताएं कि कलअदम BNA के कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए। साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई का कलअदम BNA से अलहदगी का ऐलान। कहा, भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। कुछ लोग मजमूम मकासद के लिए बलोचों को रियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जान अचकजई ने कहा कि भारत की साजिशों का बड़ा हदफ बलोचिस्तान रहा है। भारत बलोचिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिशें कर रहा है और इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि नाराज़ बलोचों के मसाइल हल किए जाएं। भारत बलूचिस्तान को तबाह करने के लिए फंडिंग कर रहा है। कलअदम बलोच नेशनल आर्मी के कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। क्वेटा में निगरान वजीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में BNA के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने इंकशाफ किया कि भारत दहशतगर्दी के लिए सहूलतकार है। उनका कहना था कि कुछ लोग मजमूम मकासद के लिए बलोच माओ बहनों और बलोच जवानों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग में खवातीन को भी धकेला जा रहा है। कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया और अब भी जारी है। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। बलोच कमांडर का कहना था कि बाकी लोग भी इस इंतजार में हैं कि रियासत उनको वेलकम कहे। बंदूक मसले का हल नहीं, वालदैन बच्चों को तालीम दे। इस मौका पर निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने कहा कि बगावत छोड़कर वापस आने वालों को रियासत खुशामदीद कहेगी। गलत फहमियाँ और दूरियां खत्म होनी चाहिए। काबिल चेयरमैन PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अली जफर और बैरिस्टर गौहर का बड़ा ऐलान। कहते हैं बानी चेयरमैन PTI मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन के बाइकआउट की तरफ कभी नहीं जाएंगे। मुखालिफिन कोशिश करेंगे कि हालात खराब हों। इंतखाबी निशान का जल्द फैसला किया जाए। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। PTI कारकुनान को इंतखाबी सरगर्मियों से रोका गया। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि PTI को बतौर सियासी जमात हक मिले। मैंने अदालत के सामने दरखास्त सबमिट कर दी थी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दी है। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। जहाँ हमारे कैंडिडेट या नॉमिनेटेड लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की कोशिश की है, वहाँ के नॉमिनेशन पेपर छीन लिए गए हैं। हर सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस कराने के लिए। हमने उसको बाइकआउट भी नहीं करना। हमने उसमें जो भी मुश्किलात हमारे सामने हैं उसके बावजूद हमने वो इलेक्शन जरूर लड़ना है। इमरान खान साहब जो हैं कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। बानी चेयरमैन PTI किसी शाही हुक्मनामे के तहत जेल में नहीं, उन्हें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने जेल में डाला। रियासती इदारों पर हमला मुल्क पर हमला है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर में तलबा से गुफ्तगू बोले, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मुझे कोई मसला नहीं कि कोई लीडर पॉपुलर हो जाए। आप मकबूल लीडर का साथ देना चाहते हैं तो ये आपका हक है। रियासत का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलता है। अमन व इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। गिरोह जाकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता कोई गिरोह। ये PMLN ने उनको जाके जेल में नहीं डाला, पीपल्स पार्टी ने नहीं डाला, जमात उलमा इस्लाम ने नहीं डाला। अगर किसी सियासी या प्राइवेट गिरोह ने किया होता तो ये बहुत बड़ी वायलेशन होती। जब वो इम्प्रिजनमेंट का सामना करते हैं, जो कि पाकिस्तान के माजी में कई पॉलिटिकल लीडर्स ने किया, वो ये मेरे साथ बैठे हुए, ये भी ही वाज आल्सो इम्प्रिजन्ड। अगर आप चाहते हैं कि ये निज़ाम तब्दील हो, जब इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी वो हुकूमत उस निज़ाम को तब्दील करना चाहती है, आइनी तौर पे आइन के खाके को चेंज करना चाहती है, उनके पास ये राइट है, कर दे। ये काम मेरा तो नहीं है, मेरे से मुराद निगरान हुकूमत का तो नहीं है। नाअहली खत्म हो गई, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुझ पर और मरियम नवाज पर झूठे केसेस बनाए गए। ऐसा कहाँ होता है कि 25 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को 4-5 बंदे बैठकर घर भेज दें। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, बोले बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया। सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे उम्र भर के लिए
नाअहल कर दिया गया। जाली केसेस जो बने अब वो खत्म हो गए। अदालत ने कहा उन केसेस का कोई सबूत ही नहीं, सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया, सिलेक्टेड को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। आज मुल्क जिस हाल में है उसके जिम्मेदार हम सब हैं। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारी हैं, हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पर पहुंच गए, हम अभी भी जमीन से नहीं उठ पा रहे। उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। कि झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी? दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। जाली केसेस जो बने थे उन खत्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। और आज कहाँ गई वो सजाएं? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है। 25 करोड़ अवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह के बंदे बैठ के 4-5 बंदे बैठ के तो उसको घर भेज दें, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतार दें। ऐसा तो नहीं होता, ना होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द के मवालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है सिवाय हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मारी। पनामा से अकामा पे आ गए और उसको लाने के लिए उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उसको ले आए और देखें उसने क्या मुल्क का भट्टा बिठाया। आगे बढ़ते हुए अहम खबर, अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की है। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 27 दिसंबर को होगी और केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की ये समाअत है जो कि इंतहाई अहम नौयत का केस है। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ये केस है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत हुई और समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तफसीलात जारी कर दी हैं। फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 175 हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन PTI के नाम से रजिस्टर्ड है। इस हवाले से बात करेंगे, आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताएगा डिटेल। जी, आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सियासी जमातों के रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में, उनकी तफसीलात जारी कर दी गई हैं। मजमूई तौर पर 175 जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी रजिस्टर्ड सियासी जमातों में शामिल है। बानी चेयरमैन जो है उनके नाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त भी फहरिस्त में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तफसीलात जो है वो जारी कर दी गई। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। निगरान हुकूमत भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले पाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के लिए 80 निकात पर मुश्तमल इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जारी। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी। ECP ने वाज़ेह किया कि निगरान हुकूमत भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेगी। सरकारी खर्च पर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी। तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी होगी। नजरिया पाकिस्तान, मुल्की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की शोहरत और तज़हीक का पहलू नहीं निकाला जाएगा। सियासी जमातें, उम्मीदवार और एजेंट्स अखलाकियात और अमनो आमा को बरकरार रखेंगे। हिदायत की गई कि किसी भी शख्स को इलेक्शन से दस्तबरदार कराने के लिए तहाइफ,
रिश्वत देने या तरगीब देने से गुरेज किया जाए। सियासी जमातें और उम्मीदवार पोलिंग के दिन कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ ताउन करेंगे। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% टिकट्स खवातीन को देने की पाबंद होंगी। हर पोलिंग बूथ पर एक पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया जा सकेगा। पोलिंग बंद होने के बाद रात 12 बजे से 48 घंटे कबल किसी भी हल्के में जलसा जुलूस मुनक्कद करने और शिरकत करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सियासी जमात या शख्स इलेक्शन कमीशन के मंजूर शुदा साइज से बड़े पोस्टर, पम्फलेट्स, बैनर्स और पोर्ट्रेट्स नहीं लगा सकता। गैर मुल्की मुकामी मुबस्सिरीन और मीडिया के नुमाइंदगान को इलेक्शन कमीशन या मुजाज अफसर की जानिब से जारी करदा एक्रीडिटेशन कार्ड इजाजतनामा दिखाने पर इलेक्शन के अमल का मुशाहिदा करने के लिए रिसाई दी जाएगी। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी शुरू हो गई है। सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। नवाज शरीफ NA-15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे और लाहौर से शहबाज शरीफ, अलीम खान, नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी और मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। शेख रशीद ने पिंडी के हल्का NA-56 के लिए कागजात जमा करवाए हैं। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 100 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद समेत PTI के भी कई उम्मीदवार सामने आ गए। फवाद चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। जेहलम की दोनों सीटों से इंतखाबात लड़ने का ऐलान। साबिक वजीर चौधरी अब्दुल गफूर का NA-125 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। आम इंतखाबात की रवायती गहमा गहमी शुरू हो गए। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जारी। शहबाज शरीफ, जरदारी, गिलानी, अलीम खान समेत सैकड़ों उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुल्क भर में कागजात नामजदगी वसूल करने की मोहलत खत्म हो गई। लाहौर में शहबाज शरीफ के लिए कौमी असम्बली के हल्का NA-123, हल्का PP 158 और हल्का PP 164 से कागजात नामजदगी वसूल किए गए। शहबाज शरीफ कराची से भी इलेक्शन लड़ेंगे। हल्का NA-242 से फॉर्म वसूल कर लिया। IPP के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान के लिए लाहौर के हल्का NA-119, हल्का PP 149 और PP 150 से कागजात नामजदगी हासिल किए गए। जहांगीर तरीन ने NA-155 से इलेक्शन लड़ने का हतमी फैसला कर लिया। नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी, मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर दिए गए। फवाद चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। विफाकी दारुल हुकूमत के 3 कौमी हल्कों से 82 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। IPP के हुमायूं अख्तर ने NA-97 तांदलियांवाला के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 100 से जायद कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। कागजात नामजदगी हासिल करने वालों में IPP के शोएब सदीकी, नून लीग के राना मुबशिर इकबाल, PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, शेख इम्तियाज और दीगर शामिल हैं। IPP की रहनुमा ओन चौधरी ने PP 105 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। फैसलाबाद में आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह खान और राजा रियाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल भी शुरू हो गया है। शेख राशिद शफीक ने NA-55 से और NA-56 रावलपिंडी से शेख रशीद के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जमीयत उलमा इस्लाम और MQM पाकिस्तान ने कागजात नामजदगी की वसूली की मुद्दत को कम करार दे दिया। दोनों जमातों ने इलेक्शन कमीशन को खत के जरिए दरखास्त की है कि कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत का तयन। सुप्रीम कोर्ट फैसले और पार्लियामेंट के कानून में तजाद पर फैसले के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच बन गया। दूसरी तरफ नाअहल उम्मीदवारों को जामे जवाब जमा कराने के लिए अखबार में इश्तिहार दे दिया गया। अरकान पार्लिमान की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच 2 जनवरी 2024 से समाअत करेगा। उधर अदालती हुक्म पर नाअहली केस से मुतल्लिक अखबार में इश्तिहार जारी कर दिया गया। इश्तिहार में कहा गया है कि 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत में सुप्रीम कोर्ट की तशरीह और पार्लिमानी कानून साजी में तजाद सामने आने पर नोटिस लिया गया है। इलेक्शन आ रहे हैं, अपीलों पर फैसले से इंतखाबी अमल में उम्मीदवारों की नाअहली पर असर हो सकता है। नाअहल लोग जामे जवाब जमा करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान 62(1)(f) के नाअहली की मुद्दत पर अदालत उज़्मा की तशरीह और पार्लिमान की कानून साजी पर तजाद सामने आने पर नोटिस लेकर लार्जर बेंच तश्कील देने का लिखा था। किसी पार्टी को बैन करने का वक्त गुजर चुका है। कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना है कि गिरफ्तारियों ने PTI का वोट बैंक बढ़ाया है। तहरीक इंसाफ के लोग जेलों से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी भी जेल से जमा कराए हैं। बार काउंसिल से बयानात दिलवाकर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागना चाहती है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि तारीख और आरोज भी उनकी मर्जी के हों।
جو ہے خان صاحب کی ہدایت پر جو ہے وہ صبح سارے پاکستان کی ہائی کورٹوں میں یہ جو ہے ریٹیں دائر کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہمیں جو ہے کاغذات نامزدگی کے حصول میں بھی اس طرح سے دقتیں آ رہی ہیں۔ محترم نواز شریف صاحب الیکشن سے کس طرح سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تکمیلی مراحل جو ہے وہ مکمل کیے جائیں، بھلے تاریخ آگے پیچھے بے شک کر لیں، لیکن ان کو ڈی لمیٹیشن پر اب اعتراض کر رہے ہیں۔ محترم نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ تاریخ بھی ان کی مرضی کی ہو، ریٹرننگ آفیسرز بھی ان کی مرضی سے ہو، اور تمام جو ہے جو سرکاری ادارے ہیں وہ بھی انہی کے تابع چلیں، تو اس طرح کا وہ جو ہے الیکشنز ماشاءاللہ کروانا۔ ایک اور اہم خبر، راولپنڈی پولیس نے GHQ حملہ کیس میں PTI کے 60 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ وارنٹ حاصل کرنے کے لیے پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت کو مطلوب رہنماؤں کی فہرست پیش کر دی ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے فیض احمد سے۔ فیض، کون کون سے رہنما ہیں؟ PTI کے 6 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ وارنٹ گرفتاری حاصل کرنے کے لیے پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت کو مطلوب رہنماؤں کی فہرست پیش کر دی۔ مطلوب رہنماؤں میں زلفی بخاری، تاج گل، فرق، حبیب حماد اظہر اور واسق چوم کا نام شامل ہے۔ ملزمان GHQ حملہ کیس اور 9 مئی کے دیگر مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہیں۔ درخواست ملزمان کے خلاف تھانہ آرے بازار میں انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہیں۔ درخواست میں مزید یہ بھی کہا گیا ملزمان گرفتاری سے بچنے کے لیے مسلسل روپوش ہیں۔ نامزد ملزمان پولیس کے عرصہ سے مطلوب ہیں۔ وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ملزمان GHQ حملہ کیس اور 9 مئی کے متعدد مقدمات میں نامزد ہیں۔ جی بہت شکریہ فیض احمد۔ MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 15 سال میں کراچی سمیت سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا، سب کو آزمانے کے بعد صرف MQM ہی آپشن ہے۔ انہوں نے کراچی کی خوشحالی کو پاکستان کی خوشحالی قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ نون لیگ سے کوئی نام ڈسکس نہیں ہوا، جہاں سے جس کی اکثریت ہے وہاں سے وہ الیکشن لڑے گا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پر اس شہر میں 15 سالوں سے صوبائی حکومت خاطر خواہ کوئی کام نہیں کر سکی۔ ہم آخری کام جو ہے اس شہر میں ہمارے ہی زمانے کا ہوا ہے۔ MQM کے علاوہ اس شہر کو اور کوئی بنانے سنوارنے والا نہیں ہے۔ یہ شہر جو ہے وہ پورے پاکستان کو پالتا ہے۔ یہ خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا۔ ہمارے ناموں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ ایک کانسیپچولی ایک بات پہ ڈسکشن ہے، وہ یہ کہ جس کا جہاں اثر و رسوخ ہے دوسری پارٹیاں وہاں پر ان سے کمپیٹ نہیں کریں گی، بلکہ ان کو کمپلیمنٹ کریں گے۔ خالد مقبول صاحب، ان کے ہاتھ میں سارے فیصلے، اور جس کو وہ جہاں کے لیے کہتے چلے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کو جو ہے وہ اپیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، فارم بھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کراچی میں آتش زدگی کے مسلسل واقعات ہونے کے بعد فائر بریگیڈ حکام نے II چندری گڑھ روڈ پر واقع 45 عمارتوں کا معائنہ کیا۔ حکام نے 29 عمارتوں کی حالت غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ کراچی میں مسلسل آتش زدگی کے واقعات، فائر بریگیڈ حکام کا II چندری گڑھ روڈ پر واقع 45 عمارتوں کا معائنہ، 29 عمارتیں مکمل غیر تسلی بخش قرار دی گئیں، جبکہ 77% عمارتوں میں آگ بجھانے کا سامان اور عملہ نہیں ہے۔ تمام 45 بلڈنگز میں کوئی بھی ماہر فائر فائٹر موجود نہیں تھے۔ 45 بلڈنگز میں 34,000 سے زیادہ افراد کام کرتے ہیں۔ 16 عمارتوں میں آگ بجھانے کے لیے پانی کا کنیکشن موجود تھا۔ 29 عمارتوں میں آگ پر قابو پانے کا سامان موجود ہی نہیں تھا۔ کسی بھی عمارت کے پاس فائر سیفٹی سرٹیفکیشن موجود نہیں تھی۔ پورے شہر کی تمام عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کروائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے، جہاں پہ آتش زدگی کے مسلسل واقعات ہونے کے بعد فائر بریگیڈ حکام نے II چندری گڑھ روڈ پر واقع 45 عمارتوں کا معائنہ کیا ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے، تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں مشکوک شخص کی فائرنگ، راولپنڈی مشکوک شخص کے روکنے پر ملزم نے فائرنگ کر دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں راولپنڈی پولیس نے کہا ہے کہ ملزم شایان ذوالفقار کو حراست میں لے کر تھانہ ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس مقامی جج کے اسکواڈ کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے پولیس کی جانب سے جج اور پولیس فوج محفوظ رہے ہیں۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کرے ہیں، تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں مشکوک شخص کی فائرنگ، راولپنڈی پولیس نے کہا ہے کہ مشکوک شخص کے روکنے پر ملزم نے فائرنگ کر دی ہے، اور راولپنڈی پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ شایان ذوالفقار نامی لڑکے کو شخص کو حراست میں لے کر تھانہ ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا ہے، اور پولیس کے مطابق
मकामी जज के स्क्वाड के करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। जज और पुलिस स्क्वाड इस वाक़े के अंदर महफूज है। थाना एयरपोर्ट के इलाके में मशकूक शख्स की फायरिंग हुई और रावलपिंडी मशकूक शख्स के रोकने पर मुलजिम ने भी फायरिंग कर दिया और पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम शायान जुल्फ़िकार को हिरासत में लेकर थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुकामी जज के स्क्वाड के करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है और इस फायरिंग के वाक़े में जज साहब और पुलिस स्क्वाड जो है वो महफूज रहे हैं। थाना एयरपोर्ट के इलाके में मशकूक शख्स की ये फायरिंग रिपोर्ट हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे, फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद है। फैज़ बताएगा। जी, थाना एयरपोर्ट के इलाके में मशकूक शख्स की फायरिंग, रावलपिंडी मशकूक शख्स के रोकने पर मुलजिम ने फायरिंग की। रावलपिंडी पुलिस ने मुलजिम शायान जुल्फ़िकार को हिरासत में लेकर थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया। मकामी जज के स्क्वाड के करीब फायरिंग का वाक़या पेश है। जज और पुलिस स्क्वाड महफूज रहे। पुलिस जी अच्छा, ये बताइएगा कि ये फायरिंग का वाक़या कब पेश आया और पुलिस का क्या कहना है, किस तरह से शायान जुल्फ़िकार को हिरासत में लिया गया है और जिस असले से फायरिंग की गई है क्या वो भी कब्जे में लिया गया है? जी, ये फायरिंग का वाक़या हार्लेस स्ट्रीट के रहायशी शयान अली ने पीएफ चौक में फायरिंग की है। साब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी जो है वो उस रूट से गुजर रही थी जो डयाला जेल से जो है वो 190 मिलियन पाउंड साबिक चेयरमैन पीटीआई की समाअत करके वापस आ रही था। हम पुलिस ने मौके पर जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और असला भी बरामद कर लिया है। जी अच्छा, ये बताइएगा जो मुलजिम है जिसको गिरफ्तार किया गया उसका ताल्लुक किस जगह से बताया जा रहा है? जी, उसका ताल्लुक हार्लेस स्ट्रीट रावलपिंडी से ही है और मुलजिम जो है वो नशे का आदी है, जिसकी वजह से उसने नशा ना मिलने की वजह से लोगों पर फायरिंग शुरू की और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। ऐसे बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है और पुलिस का मजीद क्या कहना है इस हवाले से? जी, रावलपिंडी पुलिस ने जो है मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके मेडिकल के लिए उसको अस्पताल भिजवा दिया है, जहां उसका मेडिकल किया जा रहा है। मजीद उसके बाद उसे तहकीकात की जाएंगी। अच्छा, ये बताएगा, ये अडियाला जेल है जहां पर बताया जा रहा है कि फायरिंग का वाक़या पेश आया और बड़ी सिक्योर्ड जगह है, सिक्योरिटी के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से क्या शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं? जी, ये जो है ये अडियाला जेल का इलाका नहीं, रावलपिंडी हार्लेस स्ट्रीट का इलाका है जहाँ पे ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जहाँ पे मुलजिम जो है वो नशे का आदी था और आपस में झगड़ने की वजह से जो है ये फायरिंग का वाक़या हुआ। और जो जज थे मोहम्मद बशीर वो अडियाला जेल से समाअत के बाद वापस आ रहे थे, उनका स्क्वाड के करीब जो है ये फायरिंग का वाक़या पेश आया और मुलजिम ने जो है फायरिंग की। पुलिस ने जो है मौके पर मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दी है। अच्छा, और असलहा भी बरामद कर लिया गया उससे? जी, मुलजिम से असला बरामद कर लिया गया है और मुलजिम को और जो मुलजिम के साथ जिसके साथ मुलजिम लड़ रहा था उसको भी जो है पकड़ के पुलिस ने थाने मुंतकिल कर दिया है। और उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है या अभी सिर्फ आगाज किया गया है कार्रवाई का? तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मुलजिम का सबसे पहले मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखिए, जज बशीर जो हैं वो एक अहम मुकदमे की समाअत कर रहे हैं और अडियाला जेल रोजाना जो है वो वहाँ जाते हैं और आज जैसे ही वो मुकदमे की समाअत के बाद वापस रावलपिंडी आ रहे थे तो थाना एयरपोर्ट के हदूद में उन पर फायरिंग हुई है और ये बताया जा रहा है कि रावलपिंडी एयरपोर्ट के इलाके में मशकूक शख्स ने जो है वो फायरिंग की है और रावलपिंडी मशकूक शख्स को रोकने पर मुलजिम ने जो है वो फायरिंग कर दी और इस पर जो है वो जज बशीर जो हैं वो तो महफूज हैं और उनका स्क्वाड भी महफूज है, लेकिन उनके जो स्क्वाड पर जो फायरिंग का वाक़या हुआ है इस पर खौफ हरास भी पाया जा रहा है और इस हवाले से वहाँ पर जो है वो पुलिस जो है वो इसकी तहकीकात कर रही है कि वो शख्स कौन था, क्यों उसने फायरिंग की है। इस तमाम तर तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि उन पर फायरिंग जो है वो वाक़या वो अच्छा शाहिद, इब्तदाई मालूमात क्या है, पुलिस क्या कह रही है, कोई टारगेटेड ये फायरिंग की गई है? देखिए, जब जज जो होते हैं वो एक स्क्वाड के साथ जो है वो वहाँ से मूव करते हैं तो जो फायरिंग है वो उसको वाक़े को आम वाक़या नहीं लिया जा सकता। इसको इब्तदाई तौर पर जो है वो पुलिस इसका तयन कर रही है कि ये टारगेटेड है या नहीं, लेकिन जो पुलिस कह रही है, जो ज़राए कहते हैं वो इब्तदाई तौर पर उनका यही ख्याल है कि ये टारगेटेड हो सकता है। वो इसलिए कि जो स्क्वाड आ रहा होता है वो बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई होता है कि स्क्वाड जो है वो किसी जज का होगा या किसी वीआईपी मूवमेंट होती है तो उस पर अगर कोई फायरिंग का वाक़या हुआ है तो उसको टारगेटेड फायरिंग का वाक़या ही फिलहाल जो है गर्दाना जा रहा है, लेकिन इसकी तहकीकात के बाद पता चलेगा कि वाक़तन ये टारगेटेड था या कोई ठीक है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे फैज़ अहमद भी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।